डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमने दुनिया में प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम इस औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसको जारी करने के लिए जो शक्तियाँ इसके पीछे काम कर रही थी, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जो नए रास्ते खोजे जा रहे थे या यात्राओं के लिए प्रोसेस चल रहे थे, उन सब के पीछे जो यूरोपीय देश, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस प्रोत्साहन में नया ज्ञान, नई विश्वास काम कर रहे थे और जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं, जिनमें मुख्य रूप से पुर्तगाल और स्पेन जो देश हैं, उन्होंने नए रास्तों की खोज के लिए, नए तरीके बनाने के लिए क्या कुछ किया। पुर्तगाल का शासक महत्वपूर्ण 14वीं शताब्दी में जो हुआ है, वो हेनरी द नेविगेटर, जिसने नाविकों के लिए स्कूल खोले ताकि उनको प्रशिक्षित किया जा सके दुनिया में नए स्थानों की खोज के लिए, और वो खुद भी दुनिया में नए क्षेत्रों की खोज में उत्साहित था। असल में इस सारे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस वक्त की परिस्थितियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों विवश हुए यूरोपीय देश। तो उस वक्त 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतोनिया है, तुर्क देश में पड़ने वाला महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र है, जिसके ज़रिए जो यूरोपीय देश हैं वो भूमध्य सागर से होते हुए फिर मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे, रेशम, जो प्राचीन रेशम मार्ग था, उसके जरिए। लेकिन 1453 में कुस्तुनतोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से जो व्यापार किया जाता था मसालों का या अन्य वस्तुओं का, वो अवरुद्ध हो जाता है। और यूरोप के लोग अब उनकी मांग कैसे पूरी की जाए, जो कि इटली पूरे उसमें वेनिस, जहाँ पे जो उनका क्षेत्र है महत्वपूर्ण, वो पूरा व्यापारिक केंद्र था, वो उसकी सप्लाई करता था पूरे जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। लेकिन ये मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण अब जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनकी मांगों की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो पुर्तगाल और स्पेन हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो देश हैं, ये नए क्षेत्रों की खोज के लिए उत्साहित होते हैं और इस दिशा में खतरे भी मोल लेते हैं। जैसे कि मैंने हेनरी नेविगेटर का नाम लिया, उसने अपने राज्य में घोषणाएं कराई कि जो संस्था दुनिया भर में नए क्षेत्रों की खोज करेगी, अपनी जान को हथेली पे रख के जाएगी, उनको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही कुछ कुलीन जो वर्ग था, वो भी साहसिक कारनामों को अंजाम देने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने स्वेच्छा से भी इस कार्य को किया। तो पुर्तगाल में सबसे पहले, जिसमें हम बार्थोलोमियो डियाज का नाम ले सकते हैं, और कोलंबस है स्पेन का, इसी तरह से जिन्होंने दक्षिण अमेरिका या जो केंद्रीय अमेरिका, इन क्षेत्रों की खोज की, कैरिबियाई क्षेत्र की खोज की, जिसको बाद में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया। इसी प्रकार पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट, काली तट पर पहुंचता है, जहां पर उसका एक स्थानीय राजा, जिसने जमोरिन की उपाधि प्राप्त की हुई है, वो उसका सम्मान करता है। और वो अपने साथ अपनी इस यात्रा में बहुत सारा कीमती सामान अपने साथ जहाज़ों पे लाद के ले जाता है और उससे कई गुना मुनाफा कमाता है। तो उनको ये बात निश्चित हो जाती है कि
अब नए मार्ग खुल चुके हैं। तो इसके पीछे व्यापार, धन की लालसा, ये कारण महत्वपूर्ण कारण है। और महत्वपूर्ण कारणों में मैंने जो कस्तूरिया का कारण गिनवाया वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके कारण वो विवश हो जाते हैं नए क्षेत्रों की खोज के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र से वो अब व्यापार नहीं कर पा रहे थे कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र से, जिसके कारण उनको नए मार्ग खोजने पड़ते हैं। अब धन की लालच, धन का लालच भी इसके पीछे कारण है कि क्यों औपनिवेशीकरण जो है वो हो रहा है। इसमें सामंतवादी व्यवस्था टूट रही थी, राष्ट्रवादी चेतना पैदा हो रही थी, और उस वक्त ये बात प्रचलित हो चली थी कि जिस देश के पास ज़्यादा सोना चांदी व बहुमूल्य वस्तुएं होंगी वो देश उतना ही ताकतवर होगा, उसके उपनिवेश जितने होंगे। तो एक तरह से अगर हम उस वक्त के हालात को समझें तो जो देश हैं वो एक दूसरे को से आगे होड़ में लगे हुए हैं नए नए क्षेत्र प्राप्त करने की और अधिक से अधिक धन की। अन्य कारण ईसाई धर्म का प्रचार। तो उपनिवेशवाद का जो चरण है प्रारंभिक, इसमें यूरोपवासी जहाँ अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक उसको समझते थे, वहीं धर्म प्रचार को भी महत्व दे रहे थे। उनका मानना था कि जहाँ वो जाते हैं, एक तो वहाँ के लोगों को सभ्य बनाते हैं और दूसरा वो ईश्वर के संदेश का भी प्रचार करते हैं। तो इस तरह उनमें नए धर्म का प्रचार करने के जोश के साथ वो उन क्षेत्रों में जाते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत एक प्रेरक शक्ति यह भी रहा है कि हम सब जानते हैं कि मार्को पोलो एक बड़ा महत्वपूर्ण यात्री हुआ है, जिसने चीन की यात्रा की, फारस से होते हुए फिर भारत से भी वो हमारे दक्षिण क्षेत्र से गुजरता है 13वीं शताब्दी में। तो वो चीन में कुबले खां के दरबार में गया था और वहाँ के बहुत सारे हालात का जिक्र उसने अपनी उस एक किताब में किया है और उसके दरबार का वैभवपूर्ण वर्णन किया है, जिससे हमें उस वक्त की परिस्थितियों का, उस वक्त के समाज का पूरा ज्ञान मिलता है। हमें उसी की किताब के जरिए पता चलता है कि किस प्रकार दक्षिण में जो भारत में किस प्रकार से व्यापार फलीभूत हुआ था और किस प्रकार से जो चीन है और वहाँ कैसा दरबार, उनका कैसी परिस्थितियाँ, किस प्रकार से वहाँ का व्यापार पुर्तगालियों के लिए या स्पेन वासियों के लिए लाभप्रद होने वाला था, जो कि बाद में दौड़ शुरू होती है सिलसिले के लिए। मानचित्रों में सुधार। तो 14वीं शताब्दी में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम जानकारी है दुनिया के बारे में देशों को, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। कई धारणाएं अभी पनप रही थी। डर था कि कहीं चपटी है तो हम कहीं यात्रा करेंगे तो उस किनारे से गिर पड़ेंगे। ऐसी ऐसी धारणाएं प्रचलित थी, जिसको पुनर्जागरण ने तोड़ा। और इसी प्रकार से नए ज्ञान का जब प्रचार होता है, एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं, इससे भूगोल में, खगोल विज्ञान में खोज को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि दुनिया के नए नए क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। उन मानचित्रों के में जो सुधार होते हैं उनका फ़ायदा जो नाविक हैं वो उठाते हैं, और टॉलमी जो है नए नए मानचित्रों का प्रयोग करता है और आगे चलकर फिर उसकी कमियों को भी दूर किया जाता है। अक्षांश व दशांतर जो उनकी बीच में जो दूरी दर्शाई गई है, ये सारे नाविकों के भ्रम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाते हैं और उनको दुनिया के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। उपकरणों की, नए नए उपकरणों का इजाद हो रहा था, जिसमें कुतुबनुमा है, जिससे हमें समुद्र की दिशा का सही ज्ञान मिलता है। और इसी प्रकार के अन्य यंत्र आ गए थे। गति मध्यम यंत्र की खोज होती है, दूरदर्शी नामक यंत्र का प्रचलन होता है, जिससे नाविक सही सही किसी जगह पर पहुंचने में कामयाब हो रहे थे। इसी प्रकार से समुद्री यात्रा जहाज़ों में भी सुधार हो रहा था उस वक्त, जो इन उपनिवेशिकरण की प्रक्रिया को तेज कर रहे थे, जिसमें जहाज़ों में पहले मानवीय जो
शक्ति थी उसके द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता था। लेकिन जब वो पाल लगाए जाने लगे कोनों वाले और चकोर, उससे हवा को नियंत्रित करके जहाज को किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था, जो बहुत ही समुद्री खोज यात्राओं में बहुत ही लाभकारी साबित हुआ। तोप खाने का प्रयोग, अब तोप खाने का प्रयोग हालांकि सबसे पहले मध्य एशिया में किया गया और साथ साथ ये यूरोप में भी पहुंच गया समुद्र के जरिए। तो 14वीं शताब्दी में वेनिस, जो इटली का नगर था, वहाँ पहली बार समुद्री जहाज़ पर तोप खाने का प्रयोग किया गया। और जब तोप खाने से लैस कोई व्यापारी वर्ग हो जाता था तो वो निडर होकर व्यापार कर सकता था, क्योंकि वो अपने जहाज़ों पर तोपों को और गोली जो बंदूक है उसको लगा करके अपने व्यापार को सुरक्षित करने लगे थे पूरे अटलांटिक क्षेत्र में। पुर्तगाल का योगदान, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों देशों ने, जो पुर्तगाल और स्पेन है, इस दिशा में सबसे अहम भूमिका अदा की है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में जो प्रेरक शक्तियाँ रही हैं उसके महत्वपूर्ण कारण को जाना और साथ ही अन्य कारणों को भी जाना। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।